कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आखिर ये हंगामा इतना बरपा क्यों है? क्या हो गया ऐसा? पिछले 20-25 दिनों से पूरी दुनिया, खासकर पूरी दुनिया का मीडिया, एक बच्चे के हाथ में झुनझुना होता है ना, उसको लेके पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहा है। एक ही प्रश्न और अलग अलग तरीके से उसको लोगों के, अपने उत्तर को लोगों के मुंह में डालने की कोशिश हो रही है। आखिर हुआ क्या है? इस पूरी घटना को बताने के पहले मैं आम जिंदगी में घटने वाली एक घटना बताता हूं कि जब सड़क पर एक भिखारी, क्या कह सकते हैं कि कमजोर आदमी, फटे पुराने धूल में सने हुए कपड़े पहनकर नंगे पैर जब निकलता है, सारी दुनिया उसकी तरफ देखती तक नहीं है। मालूम है यार, ये तो है ही ऐसा। लेकिन तभी उस शहर का एक धनाढ्य आदमी, संपन्न आदमी, प्रभावशाली आदमी जब अपने पैर के जूते उल्टे पहन के चलता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने लगती है। अरे देखो क्या हो गया, सेठ जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। पूरी दुनिया उसको ताने कसने लगती है। यही हो रहा है आज की घटना में, यही हुआ या शायद यही हो रहा है। तो आखिर हुआ क्या है? तो घटना है सिंगापुर से निकली हुई। सिंगापुर में शंग्रीला समिट चल रहा है, शंग्रीला डायलॉग्स चल रहा है। तो आखिर शंग्रीला डायलॉग्स है क्या? हमारा चैनल स्टडी पर्पस से भी है, इसलिए बताना अत्यंत आवश्यक है। सन 2002 में द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी, IISS, तो ये IISS ऐसे शब्द आते हैं तो वो ISI याद आता है या ISIS ही दिखता है। तो IISS ने, जो कि गैर सरकारी संस्थान है, उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा दुनिया के अन्य देशों के लोगों को एक मंच दिया जिसपे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि सामरिक महत्व के विषयों में एक दूसरे की चिंताओं के समाधान, हल निकालने तथा विचारों को सुनने के लिए ये शंग्रीला डायलॉग की स्थापना 2002 में सिंगापुर की शंग्रीला होटल, नाम सुना है सभी ने, नाम सुना है, सिंगापुर की शंग्रीला होटल से प्रारंभ हुआ, जो आज तक चल रहा है। अब 2025 का जो शंग्रीला डायलॉग्स है वह 30 मई से 1 जून के बीच में चल रहा है। अब इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है, हमारे भारत के CDS, जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, CDS, उनको अवसर मिला है इस शंग्रीला डायलॉग्स में। CDS अनिल चौहान जी, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये तो सामान्य की बात है, पेपरों में, न्यूज चैनलों में आने वाली बात है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन घटा क्या ऐसा? घट गया पिछले 20-25 दिनों से जो एक अलग वारफेयर, एक नया युद्ध का ग्राउंड बना हुआ है, वहां पे घट गया। ब्लूमबर्ग टीवी की एक महिला पत्रकार ने जब हमारे CDS अनिल चौहान साहब का इंटरव्यू लिया तो वही रटा रटायल पुराना 20-25 दिन पुराना क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड मीडिया के प्रोपेगेंडा वार का वही क्वेश्चन दोहराया कि पाकिस्तान कहता है CDS साहब कि हमने आपके इतने बेईमान को मार गिराया है, आप किसका इसके बारे में क्या है? तो हमारे CDS एक प्रोफेशनल सैनिक है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति बिल्कुल प्रोफेशनल लहजे में बात करता है। अब इसके मायने कुछ भी आप निकाल सकते हो। उनका सीधा जवाब था, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि
विमान गिरा, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि विमान क्यों गिरा, क्या ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हुई है। हमने उसे जांचा, परखा, सुधार किया और उसके बाद उतनी ही स्पीड से हमने पाकिस्तान पर हमला किया। ये कुछ न कुछ शब्द मेरे हैं, लेकिन सीधा सिंपल जवाब ये है। अब बात चल रही थी इंफॉर्मेशन वारफेयर वाली, प्रोपोगेंडा वार वाली। दुनिया में चल गया, देखो भारत के सीडीएस ने कह दिया कि भारत के विमान गिरे। सीडीएस चौहान साहब के पहले भी हमारे डीजीएओ, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन भारती जी हैं, एयर वाइस मार्शल भारती, उन्होंने भी बता दिया है कि नुकसान नफा युद्ध क्षेत्र में एक अंग है, यह हर पक्ष में होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो टारगेट बनाया है उसे प्राप्त किया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दुनिया चाहती नहीं है कि भारत ने जो टारगेट अचीव किया है उसे बताया जाए। वो एक घिसे पीटे डायलॉग के पीछे पड़ गए हैं कि भारत के कितने विमान गिरे। वह भारत को हर क्षेत्र में कमतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे हर प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि हमने हमारे जो टारगेट्स बनाए थे हमने उन्हें अचीव किया। हमारी सेनाओं ने, हमारी तीनों सेनाओं ने अचीव किया। लेकिन वो ले दे के पड़ गए हैं राफेल के पीछे। राफेल इतना दुखी चीज हो गई है कि जब भारत ने खरीदा था तब भी सबसे ज्यादा परेशान था और आज भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो घटा इतना, हमारे सीडीएस साहब ने इतना बोला। अब जियो पॉलिटिक्स में, जो कि बहुत क्लिष्ट चीज है, उसमें उनके द्वारा ये जो लाइन कही गई है इस पर बहुत रिसर्च होगा। जिन्हें सत्य मालूम है वो निश्चित तौर पे अपनी लेबोरेटरी में इस डायलॉग और जो संवाद है उसको टेस्ट करेंगे। हम लोग तो अति सामान्य बुद्धि के लोग हैं, हम लोग सिर्फ न्यूज को सुनते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। अब ये तो घट गया, सारे यूट्यूब्स में चालू हो गए, सारी चैनल्स में चालू हो गए कि सीडीएस साहब ने बोल दिया कि भारत स्वीकार लिया, भारत की सेना ने पहली बार स्वीकारा आधिकारिक रूप से कि भारत के विमान गिर गए। लेकिन उन्होंने जो कहा उसका जो मूल तत्व आखिरी में निकला कि हमने, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमने उसमें सुधार करके हमारे बनाए हुए टारगेट्स को हमने अचीव किया। अब इसी पे चलिए मानिए कि उन्होंने ऐसा बोला होगा, इसी पे एक थ्योरी बनी है जो कि बड़ी मैंने साइंटिफिक थ्योरी कह सकते हैं। मैंने बनाने वाले ने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ होगा, उसने कहा है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो इन कारणों से हो सकता है। वह है मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज के लेखक है जो माइकल डेम है। माइकल डेम कहते हैं कि मानिए भारत के कुछ प्लेन गिर गए तो उनके क्या कारण हो सकते हैं, एक रिसर्च का विषय है। तो वे बोलते हैं कि इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला बोला है उन्होंने किल चेन कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे किल चेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो किल चेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके विरोध में कितना उन्नत विमान है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम हमारे न्यूनतम रिसोर्सेज से उसे पहले देखें, उसके द्वारा हमें देखने के पहले हम उसे देखें और उसे खत्म कर दें। हो सकता है ऐसा भी हो कि पाकिस्तान के जो अवाक सिस्टम है, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ने इसे पहले पहचाना और जो रिपोर्ट्स कहती है कि चाइना से भीख में मिले हुए जो सड़े हुए से
J-10C विमान में एक चाइना सी भीख में शायद कोई मिसाइल मिली है, PL-15 या ऐसा कुछ है, PL-17 मिसाइल से हिट करा गया। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, ये बोल रहे हैं डेम साहब। दूसरा आया है कि डेम के अनुसार कि जो राफेल है उसको भेजा गया था एयर टू हवा से जमीन में बमबारी करने के लिए। हमारा मूल उद्देश्य क्या था कि हम आतंकी ठिकानों का समूल नष्ट करें, यानी एयर टू जमीन में, हवा से जमीन में हमें हमला करना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इस डॉग फाइट में हमारा सामना हुआ एयर टू एयर हमला करने वाले टारगेट्स का। तो जब युद्ध क्षेत्र में हम अपने टारगेट लेके जाते हैं, जब हमारे टारगेट तत्काल चेंज हो जाते हैं, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे विमान ट्रैप हो गए होंगे, ये बोल रहे हैं माइकल डेम। यानी पूरी दुनिया इतना दिमाग लगा लेती है, जिस घटना के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं, उसके बारे में दुनिया तनाव पाल के पूरा आकलन करना चालू हो जाती है। वो तीसरी थ्योरी दी है कि हमारे विमान हमारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं या अत्यंत निकट है इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो उनके राडार सिस्टम ने उसको लॉक कर दिया। तो ये माइकल डेम बोल रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा हुआ होगा। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो DG एयर थे, औरंगजेब नाम था कि क्या था, औरंगजेब थे, उन्होंने बोला है कि राफेल एक बड़ा शानदार विमान है। ये नहीं बोल रहे हैं कि राफेल कोई कमजोर विमान है, लेकिन पूरी दुनिया एक थ्योरी लेके चल रही है पिछले 20 दिनों से कि किसी ना किसी तरीके से भारत के लोगों में यह भ्रांति पैदा की जाए कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि सत्य यूट्यूब से या सोशल मीडिया से नहीं निकलता है। सत्य निकलता है सरकार या डिफेंस फोर्सेस या अन्य शासकीय संस्थानों द्वारा दिए गए आधिकारिक निर्णयों से। तो CDS साहब की आज की बात को सारे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही है, जो हम लोगों से बहुत परे है। अब स्थिति कुछ दिनों बाद ये देखने को आएगी कि हमारे देश से भी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। बताइए कितने राफेल मारे, कितने राफेल मारे। अरे आप आपकी सेनाओं पे गर्व कीजिए, उनके शौर्य पे गर्व कीजिए, यह कोई विषय ही नहीं है। युद्ध क्षेत्र में हर पक्ष का घटता है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने टारगेट प्राप्त किया कि नहीं। अब इस विषय से हटके थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत सरकार को अब हमारी आर्म फोर्सेस के लिए अतिरिक्त चिंता करने का समय आ गया है, खासकर एयरफोर्स के लिए। भारत के पास बहुत समय पहले जब हमने 2 फ्रंट वार का कॉन्सेप्ट लाए थे, तब हमने बात एनालिसिस किया था कि हमें कितने युद्धक विमानों की आवश्यकता होगी। तब उस परिस्थिति में जो आज से दशकों पूर्व है कि निर्णय लिया गया था कि भारत वायुसेना में लगभग 42 स्क्वाड्रन होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव में है। उसमें भी बहुत से लड़ाकू विमान कम आयु के बचे हुए हैं। अतः भारत सरकार को एयरफोर्स की चिंता करते हुए जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट्स
की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा ही सर्वोच्च है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है, हमारे एयर चीफ मार्शल कई बार बोल चुके हैं और अभी 1-2 दिन पहले एक समिट में भी बोल चुके हैं कि हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अपने स्थानीय संस्थाओं को जो ऑर्डर दिए हैं उनका कमिटमेंट कभी पूरा होता ही नहीं। हमारा तेजस का जो प्रोजेक्ट है वो 1984 का है, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमने 5th जनरेशन नमका के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका प्रोटोटाइप ही 2028-29 में आएगा, यानी विमान 2030-31 तक आएगा। इस 5-6 साल के गैप में हमें आवश्यकता है कि हमारी वायु शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों और सेनाओं के अंगों को और मजबूत करने के लिए हमें और हथियारों की और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार को हमारी सेनाओं की चिंताओं को समझना चाहिए और हमारी सेनाओं की चिंता को खत्म करने के लिए तात्कालिक रूप से भारत सरकार ने एक MRFA प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि 1.5 लाख करोड़ का है, जिसमें 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। लेकिन इसमें भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम अभी फाइनल ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अमेरिका का F-35 लेना है, रशिया का Su-57 लेना है, या राफेल लेना है, या यूरो फाइटर लेना है, या अन्य कोई विमान लेना है। ये प्रक्रिया में है। अंतिम बार हमने सिंगल सीटर 28 राफेल फ्रांस से प्राप्त किए थे और 8 डबल सीटर राफेल प्राप्त किए थे। अभी हमने राफेल मरीन का जो ऑर्डर किया है, लेकिन हमारे MRFA प्रोग्राम को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए, जिससे हमारी वायु शक्ति और मजबूत हो। और CDS अनिल चौहान जी का जो आज का ब्लूमबर्ग टीवी को दिया हुआ स्टेटमेंट है, यह एक अति सामान्य स्टेटमेंट है, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि हमने हमारे टारगेट को अचीव किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो इस पे जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, उससे बचा जाए और यह निर्धारित किया जाए कि सत्य जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस और सरकार के द्वारा ही बताया जाएगा। हमें इस प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, बचना है और मजबूती के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के साथ खड़े रहना है। धन्यवाद।